नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। यदि हम भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि पर जाएं, तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता M.N. रॉय द्वारा रखा गया। वर्ष 1934 में ही स्वराज्य पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन, जो कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग का मतलब है कि लीग द्वारा 2 स्वायत्त राज्यों की मांग की गई थी। संविधान सभा का गठन यदि हम बात करें तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। यदि कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। सामान्यतः यदि बात करें तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें और देशी रियासतों को 93 सीटें बांटी यानी कि आवंटित की जानी थी। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश सरकार के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से और 4 का चयन अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत में से प्रत्येक एक वहां से किया जाना था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य, कहने का मतलब यह है मुस्लिम और सिख के अलावा उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए और 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, अंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। संविधान सभा की कार्य प्रणाली की बात करती है। प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उसी प्रकार डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। कहने का मतलब ये है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना और सर B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा की कार्यविधि में सबसे महत्वपूर्ण
जो बिंदु रहा वो है उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी और इसमें कहा गया, पहला पॉइंट है, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1 था। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र और भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। इसमें उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेगी और प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। कहने का सिंपल सा तरीका यह है कि जो शक्तियां या जो राज्य भारत के संघ में शामिल होंगे उनको अवशिष्ट शक्तियों के अलावा जो भारतीय संविधान द्वारा दी गई शक्तियां होगी वे भी दी जाएगी सभी के लिए समान रूप से। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियों एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग होंगे और सरकार के अंग और सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता और लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और अंतिम बात, यदि इस उद्देश्य प्रस्ताव की याद रखें तो इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार और उचित स्थान दिलाया जाएगा और विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति ने स्वीकार कर लिया और इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। आज 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली और भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। यदि हम शुरू के 6 राज्यों की बात करें तो वो था बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर, जो 28 अप्रैल 1947 को भारत के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बने थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया जाए जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने और बदलने का अधिकार दे दिया। दूसरा परिवर्तन, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई।
दूसरे शब्दों में यदि बात करें तो सभा दो अलग अलग काम सौंपे गए। इसमें एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम चुनाव लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तो इसकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही और इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। तीसरा परिवर्तन मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्र थे भारतीय संविधान सभा से अलग हो गई और इनकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 पर आ गिरी। भारतीय सदस्यों या भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से घटकर 70 हो गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत किया गया। कहने का मतलब ये है 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार वह संख्या समितियों के रूप में आपको संबोधित की गई। देखिए हमने यहां पे बात की कि पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र, पहला क्षेत्र था पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान और असम का सिलहट जिला। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा गठित की गई। इस दिन हुए संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए। संविधान निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का स्थापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया और इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ और संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर 64 लाख रुपए का खर्चा उस समय आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 और 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली पहली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी तो कुछ अन्य छोटी। इन समितियों और इनके अध्यक्षों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल जी, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल। यदि हम इन समितियों के अंतर्गत कुछ अन्य उप समितियों की बात करें तो इनमें मौलिक अधिकार में JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति में HC मुखर्जी, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समितियां जो थी उनके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलोई। छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों जैसे कि असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा उप समिति जो उनके अध्यक्ष थे वे थे AB ठक्कर।
उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम बात करते हैं छोटी समितियों की। वित्तीय एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल समिति अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मालवंकर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वद्राचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति रंजन सरकार, भाषाई प्रांत आयोग एस के डार, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन, नागरिकता पर तदर्थ समिति एच वदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करेंगे प्रारूप समिति की। देखिए प्रारूप समिति क्या थी। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जो कि अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णाचारी। देखिए टी कृष्णाचारी की जगह पर 1948 में डीपी खेतान, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, और एन माधव राव की जगह बीएल मित्र, उनका स्वास्थ्य जो था वो खराब था, इस वजह से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय दिया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई।